हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। आज की जो डेट है वो है 14 जुलाई और हम देखने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर थी। तो सबसे पहले न्यूज़ जो कवर थी वो इसराइल और हमास के बीच जो अभी कन्फ्लिक्ट चल रही है उसके रिगार्डिंग थी। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, बस मैप। ठीक है। तो ये गाज़ा वाली एरिया है जो हमास जो टेररिस्ट ग्रुप है इनके द्वारा कैप्चर की गई है। ये है इसराइल की मैप। ठीक है। कि कौन कौन सी कंट्री से शेयर होती है बाउंड्री, तो इसराइल की देख लेते हैं। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट। ये सी ऑफ सॉरी ये गल्फ ऑफ अकाबा है जो रेड सी से कनेक्ट होती है। ये सी ऑफ गैलिली है, ये डेड सी है, ये लेक हुल्ला है, यहाँ पे गोलान हाइट्स है। ठीक है। और ये वेस्ट बैंक, ये पैलेस्टीनियन यहाँ रहते हैं। ठीक है। तो ये मैप पर्पस से ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है। और वैसे हमने बहुत बार इसे देखा हुआ है, राइट। दूसरी देखते हैं जो न्यूज़ अवेलेबल थी। ये एक इमेज अवेलेबल थी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो यूनेस्को के द्वारा जो डिक्लेयर की गई है हम्पी को। ठीक है, जो कर्नाटक में है। तो ये इससे रिलेटेड थी, तो हम देख लेते हैं ये हम्पी के बारे में। तो हम्पी इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन विजयनगर डिस्ट्रिक्ट इन सेंट्रल इन ईस्ट सेंट्रल कर्नाटका, इंडिया। ठीक है। हम्पी प्रीडेट्स द विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर को ये दर्शाती है हम्पी। इट इज़ मेंशन्ड इन रामायण एंड द पुराण ऑफ हिंदुइज्म। तो मैं काफ़ी पुरानी है, राइट। तो हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर फ्रॉम 1336 to 1565. Hampi situated on the bank of Tungabhadra river in the eastern part of central Karnataka नियर द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये तुंगभद्रा रिवर के पास में लोकेटेड है। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, के नियर सिचुएटेड है। और ये विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम्पी विजयनगर वॉज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सिटी आफ्टर बीजिंग। तो बीजिंग के बाद अपने टाइम पे सेकेंड लार्जेस्ट सिटी थी, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। कुछ हम देख लेते हैं वहाँ की आर्किटेक्चर जो मे बी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो हम्पी में ही है ये स्टेप्ड स्क्वायर वाटर टैंक। तो ये आप देख सकते हैं, मूवीज में भी मे बी आपने देखा होगा इसे। दूसरी देख लेते हैं, लोटस महल वहीं पे है। तीसरी देख लेते हैं द विट्ठल टेम्पल। और ये एक इंडियन करेंसी में भी इसे यूज़ की गई है, राइट। तो और न्यूज़ में भी रहती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि ये विट्ठल जो टेम्पल है ये हम्पी की पार्ट है। कुछ और वहाँ पे फाइंडिंग्स हैं कि जैन टेम्पल्स भी हैं हम्पी में, जैसे कि हेमकुट जैन टेम्पल, रतन नतरायकुट, और पार्श्वनाथ, चरण एंड गनाकिति जैन टेम्पल्स। तो जैन टेम्पल्स भी हैं कुछ वहाँ पे। और इम्पोर्टेंट कुछ हम हम्पी की टेम्पल्स है, जैसे हजार रामन टेम्पल, विठल टेम्पल, या अच्युत तराया टेम्पल, विरूपक्षी टेम्पल एक्सेट्रा इम्पोर्टेंट टेम्पल इन हम्पी। तो विरूपक्षी टेम्पल भी एक वहीं पे है। थर्ड न्यूज़ देखते हैं हम, ये चांदीपुर वायरस के बारे में है कि 4 चिल्ड्रेन मर गए अभी गुजरात में इसकी वजह से। तो अब हम देख लेते हैं तो चांदीपुर वायरस के बारे में। चांदीपुर वायरस इज़ एन आरएनए वायरस। याद रखनी है कि आरएनए वायरस है। यूपीएससी डीएनए वायरस करके पूछ सकती है। ठीक है। चांदीपुर वायरस हैज़ बीन आइसोलेटेड फ्रॉम सैंड फ्लाइज इन इंडिया। तो एंड इट इज़ प्रॉबेबली स्प्रेड थ्रू इट्स बाइट। प्रोबेबिलिटी है कि मे बी सैंड फ्लाई के बाइट करने से होती है। ड्यू टू चांदीपुरा चांदीपुरा वायरस इन फ्लाइटिस इंसेफ्लाइटिस इज कॉज। इंसेफ्लाइटिस जो है ये कॉज होती है, ये चांदीपुर वायरस की वजह से है। चांदीपुर वायरस इज़ अ रेयर एंड डेडली पैथोजन। ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या रहती हैं इसकी? फीवर फीवर रहती है, फ्लू लाइक एक्यूट इंसेफ्लाइटिस रहती है। अब इंसेफ्लाइटिस क्या होती है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन में सूजन हो जाती है जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होती है? डेथ हो जाती है। तो इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए न्यूज़। अब सी अब बाकी न्यूज़ देखते हैं कि 6 लाख फेक पॉपुलेशन ट्रेडिंग सर्टिफिकेट अनअर्थड इन 3 स्टेट। तो फेक, जैसे कुछ कंपनीज थी वो फेक ये पॉपुलेशन ट्रेडिंग सर्टिफिकेट को बनाती थी। और इसी पे ये न्यूज़ है क्योंकि सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसे पकड़ा।
अब हम इसके बारे में देख लेते हैं क्योंकि पूरी न्यूज़ में यही इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इट वॉज established in 1974 अंडर वाटर एक्ट 1974। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि ये कंट्रोल बोर्ड है, ठीक है, पर ये इस्टेब्लिश कैसे हुई थी? तो वाटर प्रिवेंट प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन पोल्यूशन एक्ट 1974। तो वाटर एक्ट 1974 से हुई थी। द CPCV इज ऑल्सो इंटरेस्टेड विद द पावर एंड फंक्शन अंडर द एयर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। तो इसे एयर से रिलेटेड भी इसे पावर्स दी गई है। अब फंक्शन देख लेते हैं तो क्या करती है ये? वाटर क्वालिटी या वाटर पोल्यूशन देखती है, एयर क्वालिटी या एयर पोल्यूशन देखती है। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, जिसे एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग भी कहते हैं, ये इसी के द्वारा रिलीज होती है। तो ये इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और क्या करती है? इन्वायरमेंटल डेटा स्टैटिस्टिक को मेंटेन करती है, नॉइस पोल्यूशन या रूल्स बनाती है, और अर्बन एरिया प्रोग्राम्स पे भी ये काम करती है। तो हमारे लिए तो मेन यही इंपॉर्टेंट है कि एम्बियंट एयर क्वालिटी जो है वो CPCV उसे पब्लिश करती है। अब ये आर्टिकल है क्रिटिकल मिनरल से रिगार्डिंग, इसमें कुछ कुछ बॉडीज़ हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपके लिए कवर कर लिया है। अब चलिए देखते हैं क्या थी ये आर्टिकल में। सबसे पहले तो क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में बात की गई थी कि अभी इसकी डिमांड थोड़ी सी बढ़ी हुई है वर्ल्ड में। तो क्रिटिकल मिनरल्स कौन कौन है? कॉपर, लिथियम, निकल, कोबाल्ट। मे बी UPSC आपसे पूछ सकती है कि क्रिटिकल मिनरल्स में से कौन कौन, नेम द फॉलोइंग में से कौन से क्रिटिकल मिनरल्स हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप इसे गूगल पे भी ये पर्टिकुलर जो क्रिटिकल मिनरल्स है आप इसे एक बार सर्च करें, और कौन कौन सी स्टेट में पाई जाती है ये भी आप जानने की कोशिश करें, क्योंकि कॉपर के बारे में UPSC ने आप पूछ लिया है ऑलरेडी, तो मे बी लिथियम, निकल या कोबाल्ट के बारे में कुछ पूछ लें। अब इसी जो आर्टिकल थी उसमें हमारे लिए कवर थी ये द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो अब इसे देख लेते हैं ये क्या है। द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज़ अ पेरिस बेस्ड ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ है ये? पेरिस में। इस्टेब्लिश हुई थी 1974 में। दैट प्रोवाइड्स पॉलिसी रिकमेंडेशन एनालिसिस एंड डेटा ऑन ग्लोबल एनर्जी सेक्टर्स, ठीक है। तो ये पॉलिसी प्रोवाइड करती, रिकमेंड करती है, एनालिसिस करती है, और डेटा को मेंटेन करती है जो ग्लोबल एनर्जी सेक्टर्स हैं वर्ल्ड में, यानी जो ग्लोबल एनर्जी सेक्टर्स है उसे की डेटा और एनालिसिस उसे करती है। द IEA was set up under framework of the Organization for Economic Cooperation and Development। तो OECD के अंडर इसे सेट किया गया था। अब OECD क्योंकि अब इसमें है तो हम OECD को भी देख लेते हैं अलग से। अब वैसे हेडक्वार्टर्स इसकी पेरिस में, आपको याद रखनी है। द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की हेडक्वार्टर्स पेरिस में है। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले ये IEA में कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ आपको दिख रही होगी ये कनाडा, अमेरिका, USA, राइट, और ये कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। और हमें क्या यहाँ पे ध्यान देना है कि इंडिया, इंडिया इसकी मेंबर कंट्री नहीं है, यहाँ पे एसोसिएट एसो एसोसिएशन कंट्रीज़ है, ठीक है, एसोसिएशन कंट्रीज़ है, एसोसिएट नहीं है, एसोसिएशन कंट्रीज़ है। तो ये आपको याद रखनी है, मेंबर कंट्री नहीं है IEA की इंडिया। अब हम इसे देख लेते हैं। OECD थी क्योंकि OECD के अंदर ही IEA बनी हुई थी, राइट, इस्टेब्लिश की गई थी। तो द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, इज़ एन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। फाउंड हुई थी कब? 1961 में। और ये काम क्या करती है? इकोनॉमिक प्रोग्रेस और वर्ल्ड ट्रेड पे ये काम करती है। अब हेडक्वार्टर्स का है इसकी, तो हेडक्वार्टर्स इसकी भी पेरिस में है जैसे IEA की है।
अब ओईसीडी की मेंबर्स भी देख लेते हैं, तो मेंबर स्टेट यहाँ पे आपको दिख पा रही होगी, राइट। कनाडा है, यूएसए है, और ऑस्ट्रेलिया है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, कुछ यहाँ पे आप ये चिली है, राइट, और कुछ यहाँ पे और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। पर इंडिया पार्ट नहीं है, राइट। रशिया भी इसकी पार्ट नहीं है, ये आप या इस इमेजेस से, मैप से आप जान सकते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कवर निपा के बारे में, ठीक है, क्योंकि अभी मोनोक्लोनल अभी एंटीबायोटिक की ट्रायल्स चल रही है उस पे, तो हम चलिए देख लेते हैं निपा वायरस के बारे में। तो ये जो निपा वायरस मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक है, उसका नाम क्या है, तो ये है MBP1F5। तो आपको ये याद रखनी है, आप इसे नोट डाउन कर लें, क्योंकि यूपीएससी में भी ये निपा वायरस के बारे में आपसे में भी ना पूछे, पर ये आपसे पूछ सकती है। रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई थी MBP1F5, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब निपा वायरस के बारे में देख लेते हैं। निपा वायरस इज़ अ बैड ब्रून जूनोटिक वायरस दैट कॉज निपा वायरस इन्फेक्शन इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, ठीक है। तो ये बैट ब्रून है, जूनोटिक वायरस है, और होती कैसे है, ये बैट ब्रून है, ठीक है, बैट से होती है। अब हम देख लेते हैं निपा वायरस हैव अकर्ड इन साउथ ईस्ट अफ्रीकन एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ एंडेमिक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, ये साउथ ईस्ट अफ्रीका में भी और साउथ ईस्ट एशिया में भी ये अकर हो चुकी है। सिम्टम्स क्या क्या रहती है निपा वायरस की? फीवर, हेडेक, मसल पेन, वोमिटिंग और सोर थ्रोट। द फर्स्ट केस ऑफ निपा वायरस इन्फेक्शन वेर आइडेंटिफाइड इन 1998 इन मलेशिया। तो मे बी यूपीएससी आपसे पूछ ले कि ये सबसे पहले इंडिया में ही अगर हुई है इसकी केसेस, तो ये आपको ध्यान देनी है कि मलेशिया एंड एक और सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर में भी ये अकर हो चुकी है, वहाँ पे भी इसकी केसेस आइडेंटिफाइड हो चुकी है। इम्पॉर्टेंट ये है एक फैक्ट कि प्रेजेंटली देर आर नो डेडिकेटेड ड्रग्स और वैक्सीन अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट और प्रिवेंटेशन ऑफ निपा वायरस इन्फेक्शन, ठीक है। तो अभी कोई सी भी ड्रग या वैक्सीन अभी नहीं अवेलेबल है, ठीक है, ये नहीं अवेलेबल है, राइट, इसलिए अभी इंडिया वर्क कर रही है इस पर। अब एक और न्यूज़ देख लेते हैं। पाकिस्तान ने भी 7 मिलियन की रिलीफ मांगी है आईएमएफ से अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये पाकिस्तान ने क्या किया उससे नहीं, हमारे लिए ये आईएमएफ इम्पोर्टेंट है। तो आईएमएफ को देख लेते हैं। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज़ अ मेजर फाइनेंशियल एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट्स की मेजर फाइनेंशियल एजेंसी है, ठीक है। इट इज़ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाउंडेड बाय 190 मेंबर्स कंट्री। तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आईएमएफ, और ये इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो वॉशिंगटन में है। इट इज़ रिगार्डेड एज द ग्लोबल लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट टू नेशनल गवर्नमेंट्स। अभी लास्ट लेंडर ऑफ ग्लोबल लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इसलिए है क्योंकि अगर कोई सी भी कंट्री अगर इकोनॉमिक क्राइसिस में है, तो वो डायरेक्टली फाइनेंशियल एड ले सकती है आईएमएफ से, ठीक है। तो इसका यही मतलब है कि मीन्स government can run to take financial support from IMF to protect their country from economic crisis। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इंडिया में कौन है, ठीक है। ये आप गूगल करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और मे बी यूपीएससी आपसे ये डायरेक्टली क्वेश्चन से भी पूछ सकती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, तो आप प्लीज़ इसे गूगल करें और आंसर को कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। अब देख लेते हैं आईएमएफ के बारे में और न्यूज़ जो जानकारी है। आईएमएफ वर्क to foster global growth and economic stability by providing policy advice and financing to its member। तो ग्लोबल ग्रोथ को बढ़ाने में और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मजबूत करने में आईएमएफ वर्क करती है। कैसे करती है? पॉलिसी एडवाइस करेगी, फाइनेंस करेगी अपने मेंबर्स को। इट ऑल्सो वर्क विद डेवलपिंग कंट्री टू हेल्प देम अचीव माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड रिड्यूस पोवर्टी। तो पोवर्टी भी रिड्यूस करने की डेवलपिंग कंट्रीज में आईएमएफ काम करती है, इस पे आपको ये याद रखनी है। इंडिया इज़ मेंबर ऑफ आईएमएफ, ठीक है। ये फॉर्म्ड आईएमएफ कब हुई थी? 1945 में। कुछ रिपोर्ट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आईएमएफ की, क्योंकि आपको पता होगी कि यूपीएससी की ट्रेंड है कि रिपोर्ट्स या इंडेक्स वगैरह यूपीएससी पूछती है हर साल, राइट। हालांकि 2024 वाले पेपर प्रीलिम्स में तो नहीं पूछा यूपीएससी ने, तो उम्मीद रहेगी कि नेक्स्ट ईयर पूछे, वैसे हर साल पूछती ही आई है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, डब्ल्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक
आईएमएफ इसे रिलीज़ करती है, और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये भी आईएमएफ रिलीज़ करती है। तो ये दो रिपोर्ट्स है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ईरान के बारे में न्यूज़ थोड़ी सी कवर है, देख लेते हैं। ईरान की जो मैप है, कौन कौन सी कंट्री से शेयर होती है बाउंड्रीज की, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब क्या वो बात करें यूरोप से, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो हम देख लेते हैं ईरान की कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है। तो तुर्कमेनिस्तान से होती है, अजरबैजान से, आर्मेनिया, टर्की, इराक, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है। अब रशिया और यूक्रेन के बारे में न्यूज़ है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो मैप ही है। अब यूक्रेन की देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है। रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, और यह है ब्लैक सी। अब नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ न्यूज़ है, तो क्या न्यूज़ है, ये तो डील जो हुई है उससे हमें तो लेना देना नहीं है कुछ, हमें लेना देना है सिर्फ इसकी मैप। तो ये देख लेते हैं, ये चाइना है, ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है। ये कुछ सीज हैं आपके लिए जो मे बी आपको याद रहे और एग्ज़ाम में आपकी हेल्प कर सकती है इनडायरेक्टली। तो सी ऑफ जापान, येलो सी, ईस्ट चाइना सी। अब एमसीक्यू मैंने आपके लिए कुछ फ्रेम करके रखा हुआ ताकि आपकी एमसीक्यू के थ्रू थोड़ी नॉलेज और भी बढ़े। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएमएफ। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे आंसर देने की कोशिश करें, और आंसर को ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। तो चलिए देख लेते हैं इसे। ऑप्शन ए है टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी टू इंश्योर बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड, ऑप्शन सी टू इंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ऑप्शन डी टू प्रोवाइड लोन्स टू प्राइवेट सेक्टर। तो इसमें से पूछी गई है कि कौन सी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी, ये ऑप्शन नहीं, ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि आईएमएफ प्राइवेट सेक्टर्स को लोन प्रोवाइड नहीं करती है। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन को प्रमोट करती है, बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड को भी इंश्योर करती है, ठीक है। और ये इसकी जानकारी हमें कहाँ से देखने को मिलती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से। इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर रही हुई है, आप उसे चेक कर सकते हैं कि ये बीओपी क्या है। टू इंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, इंश्योर भी करती है कि एक्सचेंज रेट स्टेबल रहे। तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन डी, टू, ये इन प्राइवेट सेक्टर्स को लोन नहीं देती है। ये क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स इज डिटरमाइंड बाय बास्केट ऑफ करेंसीज। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स में कितने टाइप की करेंसी है, इस ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स में इंक्लूडेड, वो पूछी जा रही है। तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर इसे इसके आंसर कमेंट करें। तो इसकी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 5। तो द वैल्यू ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स इज डिटरमाइंड बाय बास्केट ऑफ 5 करेंसीज। अब ये कौन कौन सी करेंसीज है, यूएस डॉलर, जापानीज येन, बॉन्ड, सॉरी ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज येन, युआन, एंड यूरोप की यूरो। तो 5 कौन कौन सी है, डॉलर है, येन है, पौंड है, युआन है, और यूरो है। अब ये एसडीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है, ये इंटरनेशनल टाइप की मॉनेटरी रिजर्व करेंसी है, ठीक है, जो क्रिएट की गई थी आईएमएफ के द्वारा। अब ये यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स इज रिलेटेड टू विच बैंक। यहाँ थोड़ी टाइपिंग एरर है, तो कौन सी बैंक से स्पेशल ड्राइंग राइट्स रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसकी करेक्ट आंसर जो है वो है डी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो अभी जस्ट हमने देखा, राइट। तो ये यूपीएससी में पूछी गई थी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं कल की द हिंदू एनालिसिस में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।